चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आपने ऑलरेडी ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि स्टेट्स ऑफ मैटर से क्या समझ आ रहा है कि मैटर किस तरह से एग्जिस्ट करता है। जब हम मैटर करते हैं तो थोड़ी सी रिविजन हम करते हैं पिछले चैप्टर्स की। मैटर क्या होता है? मैटर इम्प्योर भी है और प्योर भी है। एनीथिंग दैट हैज वेट and occupies space, right? So that is matter. Okay? तुम सब भी मैटर ही हो. We all are part of matters. ये भी मैटर है, वुड भी मैटर है, टेबल चेयर जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास वेट होता है वो सब मैटर है. ओके? सो मैटर को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था one which is known as the फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि जिस तरह से हमें मैटर नजर आ रहा है, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन. और फिजिकली हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट. और दूसरी जो क्लासिफिकेशन होती है मैटर की, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमें पता चलता है कि जो कंपोनेंट्स किसी भी एक मैटर में प्रेजेंट है वो कंपोनेंट्स किस रेशियो में प्रेजेंट है, राइट. और केमिकली हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को इनटू एलिमेंट, compounds and mixtures. So in this chapter हमको सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करनी है. तो फिजिकली हम क्या बोल रहे हैं कि हम मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली अरेंज्ड. मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे आर मैक्सिमम. और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. और अगर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है तो हम उसे क्या बुलाते हैं? हम वैसे सब्सटेंसेस को रिजिड मींस कि उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते अगर हम प्रेशर अप्लाई करें. ओके. सिमिलरली हमें पता है कि लिक्विड क्या है, जिसमें मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट. ओके. मॉलिक्यूल्स आर loosely packed. Intermolecular forces of attraction are less, not minimum, they are less. Okay. So as a result they have definite volume but no definite shape. They take the shape of the container in which they are kept. ठीक है. They have but no definite shape, right? So इस करके जो liquids हैं उनकी property क्या है? They are fluids. Clear? Then third, gases. Molecules are very far apart. Molecules are very far apart. Intermolecular forces of attraction are negligible. They neither have definite volume, no definite volume, no definite shape. No definite volume, no definite shape. And the gases, they are
कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा? अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा? हम गैसेस की वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट कंप्रेसिबिलिटी इज। ठीक, अब अभी तक हमने जूनियर क्लासेस में यही 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी है। अभी रिसेंटली 2 स्टेट्स ऑफ मैटर और डिस्कवर की गई है। व्हाट आर those states? Let's see. So we are saying now instead of 3 states of matter, we have 5 states of matter. The next state of matter, that is plasma. Okay, क्या होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा को हम बोलते हैं कि प्लाज्मा इज बेसिकली ionized gas. Right? Plasma is basically nothing but it is ionized gas. इससे हम बोलते हैं कि प्लाज्मा में सुपर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस के। उनकी उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली। ओके, सो जो हम यूज कर रहे हैं आजकल, आपने सुना हुआ है नियॉन बल्ब्स, फ्लोरेसेंट साइंस जितने भी यूज करते हैं, उन सब में जो स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज प्लाज्मा। ज्यादा अभी हमको इसके बारे में पता नहीं, वी जस्ट नो कि इट कंसिस्ट ऑफ आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स व्हिच हैव वेरी हाई एनर्जी। सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, दैट इज व्हाट प्लाज्मा इज। और कहां यूज हो रहा है ये? नियॉन बल्ब्स में। इट इज यूज्ड इन नियॉन बल्ब्स। देन देयर इज अनदर वन व्हिच इज नोन एज BEC। BEC, the full form of BEC is Bose-Einstein condensate। Bose-Einstein condensate ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। जो Bose-Einstein condensate है, जैसे हम यहाँ पे आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स बुला रहे हैं, वेरी हाई एनर्जी, सुपर एनर्जेटिक, ये सुपर कूल्ड सॉलिड्स है। मतलब कि जो इनकी एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेस। ठीक है, इनकी एनर्जी बहुत ही कम होती है और डेंसिटी भी इनकी बहुत कम है। दे आर सुपर कूल्ड सॉलिड इन विच, लिख लो, दे आर सुपर कूल्ड सॉलिड्स इन विच द एटम्स लूज देयर individual identity। lose their individual identity कि हम उनको इतना ज्यादा कूल कर देते हैं कि एटम्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी खत्म हो जाती है। सो दैट इज व्हाई एक वर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं व्हिच इज नोन एज कंडेंसेट। कंडेंस कर दिया है सॉलिड्स को बहुत ज्यादा, राइट? पर अभी हम लोग इन दोनों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, तो हम सिर्फ फर्स्ट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जिसके ऊपर पूरी रिसर्च हो चुकी है, इस चैप्टर में ज्यादा हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बट अदरवाइज कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़े? 5। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, देन लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऑलराइट, उससे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं एक और चीज दोबारा से। व्हाट इज अ सॉलिड? in which the molecules are very closely packed। यही हमने पढ़ा। पर हम बोल सकते हैं कि solid are those if the melting point is above room temperature। ठीक है, now if the melting point of any substance
इज अबव रूम टेम्परेचर तो वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल आइस, राइट? तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना हुआ? 0 डिग्री। 0 डिग्री। और बट सॉलिड क्या, आइस बेसिकली क्या है? सॉलिड वाटर, इट इज कूल्ड वाटर, ठीक है। रूम टेम्परेचर, तो इसका मतलब आइस जो है वो प्रॉपर सॉलिड नहीं है, ठीक है, वो इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, अब रूम टेम्परेचर क्या होता है? हाउ मच इज द रूम टेम्परेचर? जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम बोलते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज द रूम टेम्परेचर। तो अगर हम ये चॉक का पीस ले रहे हैं तो दिस इज एग्जिस्टिंग एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सो दैट देयरफॉर इट इज अ सॉलिड। हम लोग भी रूम टेम्परेचर पे एज सॉलिड्स ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो वी आर आल्सो व्हाट? सॉलिड्स। कि वुड, अगर हम फर्नीचर देख रहे हैं तो ये भी एज सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है। सो एनीथिंग व्हिच इज गोइंग टू एग्जिस्ट एज सॉलिड at room temperature, या if the melting point is above room temperature, तो कितना होना चाहिए? 25 plus 273, 298 केल्विन, राइट? उसी तरह से लिक्विड की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, क्या होगा लिक्विड? If the melting point is below room temperature, if the melting point is below room temperature but the boiling point is above room temperature, ठीक है। अब इसमें हम वाटर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का क्या है? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री 25 डिग्री से नीचे है ना, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अबव रूम टेम्परेचर। कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है? 100 डिग्री। सो 100 डिग्री 25 डिग्री से ऊपर है, ठीक है। सो देयरफॉर वाटर एग्जिस्ट्स एज अ लिक्विड। देन ऑन द सेम बेसिस हाउ डू वी डिफाइन अ गैस? गैस इज एनीथिंग इफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो, राइट? सो कोई भी गैस, ऑक्सीजन ले ले, नाइट्रोजन ले ले, कोई भी ले ले, उसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तब वो गैस की तरह एग्जिस्ट करती है। क्लियर हो गया? अब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि हम सॉलिड का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। और उसी तरह से अगर हम गैस को टेम्परेचर को कम करें तो वो लिक्विड में, और लिक्विड को अगर हम कंडेंस करें या कूल करें तो वो सॉलिड में। द बेस्ट एग्जांपल जो हम इसका देख सकते हैं दैट इज आइस या वाटर। आइस को हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इसे कंडेंस करते हैं तो वो लिक्विड में, और इसे कंडेंस करते हैं तो वो आइस में, ठीक है। हम बोलते हैं कि एक प्रेशर और टेम्परेचर ऐसा होता है जिसपे तीनों स्टेट्स ऑफ वाटर या तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर वो कोएग्जिस्ट करती हैं। एक टेम्परेचर और एक प्रेशर जिसपे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट करती हैं, उसे हम बुलाते हैं ट्रिपल पॉइंट, राइट? सो ट्रिपल पॉइंट क्या हुआ? व्हेन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर all three states of matter coexist. हर एक सॉलिड का या हर एक सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट अलग होता है। अगर हम वाटर को कंसिडर करें तो इसका ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है एट 0.5
0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 4.8 mm प्रेशर। ओके, तो अगर हम वाटर को 0.01 डिग्री सेल्सियस और 4.8 mm प्रेशर पे लेके जाएंगे तो आइस, वाटर और वाटर वेपर तीनों को एग्जिस्ट करेंगे और इसको हम क्या बुलाते हैं? ट्रिपल पॉइंट। ओके, अब हर एक में हम लोग एक चीज बड़ी कॉमन सी पढ़ रहे हैं, दैट इज जब हमने सॉलिड्स में पढ़ा तो हमने एक वर्ड पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट? फिर जब हम लिक्विड्स पढ़ रहे हैं तो हम फिर से पढ़ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट? और फिर हमने गैसेस पढ़ा, फिर एक कॉमन वर्ड हम पढ़ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इससे क्या पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और वो अट्रैक्शन कितनी ज्यादा है उसके बेसिस पे एक किसी भी मैटर की स्टेट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कितने टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, राइट? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या मतलब हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बुलाते हैं। सो हमने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन कर ली कि सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम और गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम, राइट? अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट, लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो वन बाय वन हम लोग सबको एक्सप्लेन करते हैं। लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इन्हें हम डिस्पर्जन फोर्सेस भी बुलाते हैं। डिस्पर्जन फोर्सेस, ये वाले जो फोर्सेस हैं ये स्पेसिफिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स? जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जैसे आयोडीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो जितने भी होमो एटमिक है जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दे आर सेड टू बी नॉन पोलर, राइट? तो कैसे होता है कि जब कोई भी, हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? इसमें हम बोल रहे हैं कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर इसमें कोई भी चार्ज नहीं है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को किस तरह से अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि जब भी हम कोई सैंपल लेते हैं, किसी भी गैस का सैंपल ले रहे हैं या हम किसी भी सॉलिड का सैंपल ले रहे हैं, तो उसमें एक मॉलिक्यूल तो नहीं हो सकता ना, दे आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मोल में ही हमने पढ़ा है कि कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 × 10⁻23। तो एक मोल में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर हम एक सैंपल लें तो उसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे? अब एक सॉलिड अगर है तो उसके मॉलिक्यूल्स इतनी क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है ना? अब उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे जो उन दोनों को आसपास रख रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल साथ अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो इसमें हम बोलते हैं कि डिस्पर्सल ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। What do we understand by the term dispersal of charge? Let's consider any sample which has two molecules. One molecule is A, उसमें सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज होगा इनसाइड, जिसे हम न्यूक्लियस बुला रहे हैं, and the second molecule is, let's say this is molecule A, this is molecule B, that is also having what? A positive charge in the center. अब अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखें तो हमें किसी भी तरह से नहीं लगता कि इस एटम में और इस एटम के बीच में
कोई भी अट्रैक्शन हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों के विच आर प्लेस्ड एट द सेंटर, और दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन का हमें जरिया नजर नहीं आ रहा है। ओके, बट हम क्या बोलते हैं इसमें, जो इसने साइंटिस्ट लंदन, फ्रिट्ज लंदन था इसका नाम, जिसने ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दिए, उसने बोला कि ये वाला जो चार्ज है ये पोलराइज हो सकता है, पोलराइज या डिस्पर्स हो सकता है, जिसका मतलब कि हमें ये पता है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। सो एज अ रिजल्ट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्जेस हैं वो डिस्पर्स हो सकते हैं। जब चार्जेस डिस्पर्स होंगे तो मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव इस साइड है तो ये पॉजिटिव दूसरी साइड चला जाएगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेयर नहीं चल रहे। ठीक है, सो अब होना क्या चाहिए कि इस तरह से होना चाहिए, पर वो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू लंदन, ही सेज दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करेंगे, है ना। सो अगर वो अपनी तरफ को खींच रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो इस वाले में क्या हुआ, डिस्पर्सल ऑफ चार्जेस टेकिंग प्लेस। सो वो बोलता है कि एक इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट पे एटम्स इस तरह की शेप ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर उन्होंने इस तरह की शेप ले ली तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्जन, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, डिस्पर्जन फोर्सेस। अब होगा क्या, इसके और इसके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, एंड हेंस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अब जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो एक और चीज इसमें आ जाती है विच इज नोन एज इंटरएक्शन एनर्जी, विच इज नोन एज व्हाट, इंटरएक्शन एनर्जी। ये जो इंटरएक्शन एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶, where r is what, distance between the molecules, where r that is equal to distance between the molecules. ठीक है, इंटरएक्शन एनर्जी। अब ये जो डिस्पर्जन हम बोल रहे हैं, ये डिस्पर्जन किसके ऊपर डिपेंड करता है, dispersion of charges depends upon the following factors. Number one, it will depend upon the size of the atom or size of the molecule. तो larger जो molecules होते हैं उनका cloud ज्यादा diffused होता है. Larger molecules have more diffused cloud. अगर ज्यादा डिफ्यूज्ड क्लाउड होगा तो क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होंगे। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, वैसे वैसे डिस्पर्जन फोर्सेस भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, नंबर 2, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए उतना ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, क्योंकि यहां पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू forces of attraction. ठीक है, and thirdly it depends upon the molecular structure. This is very very important. Molecular structure, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे
जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, स्पेशली ये जो लास्ट वाला हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम बोलते हैं कि जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता रहता है वैसे वैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम होते रहते हैं, डिस्पर्जन कम होता रहेगा। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सरफेस एरिया? सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि अगर सपोज हम कोई भी एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं CH3, अब आप देख रहे हो कि ये एक सिंगल चेन है कार्बन की, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक जिसे हम ब्यूटेन बुलाते हैं, तो ये एक सिंगल चेन है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। अब इसी को अगर हम एक कार्बन को हटा दें लॉन्गर चेन से और हम इसी कार्बन को, इन कार्बन्स को इस तरह से प्लेस कर दें, अब क्या हुआ है इसमें? चेन छोटी हो गई है, ब्रांचिंग हो गई ना, ब्रांचिंग ही बुलाते हैं ना इसको। ये अगर एक सिंगल लाइन है तो इस सिंगल लाइन को ये ज्यादा सरफेस कवर कर रहा है, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। अब अगर हम इस सिंगल लाइन को 2 स्टेप्स में कन्वर्ट कर दें, ब्रांचिंग कर दी हमने इसकी, तो अगर हम इसकी ब्रांचिंग कर रहे हैं तो क्या होगा? पहले ये इतना सरफेस कवर कर रहा था, अब ये इतना ही सरफेस कवर कर रहा है, तो सरफेस एरिया कम हो गया। अब सपोज हम इसकी और ब्रांचिंग कर दें, 2 ब्रांचेस बना दी हमने, तो अब क्या हुआ है? सरफेस एरिया और कम हो गया। तो इट इज सेड कि जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता रहेगा वैसे वैसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती रहेगी। सो हम बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितना कम सरफेस एरिया उतनी कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होंगे बिकॉज सरफेस एरिया मैक्सिमम है, यहाँ पे कम और यहाँ पे उससे भी कम, राइट। सो इन 3 चीजों के ऊपर डिस्पर्जन चार्जेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं। जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम लोग लंडन फोर्सेस को हम एक और नाम भी देते हैं, दे आर बेसिकली वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, तो हम इसे एक और नाम देते हैं it is known as van der Waals forces, van der Waals forces, ठीक है। So this is the first type. The second kind of forces of attraction which we are going to do, that so second type of forces of attraction, they are known as dipole forces of attraction. They are also known as Keeson forces. Dipole forces of attraction, they exist between polar molecules. Polar molecules हमने पढ़ा है क्या होते हैं, जो exist करते हैं between an electronegative and electropositive element, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लोरीन जो है that is highly electronegative, तो इसका मतलब क्लोरीन अट्रैक्टेड शेड पेयर को अपनी तरफ को खींचेगा, इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर एक और हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर भी सेम, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल, सेम, तो इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? दैट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्जेस on the atoms due to
इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही बोल रहे हैं हम। राइट? अब ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये डिफरेंट चार्जेस के बीच में हो रहे हैं, तो इट इज बट ऑब्वियस कि दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन जो हमने पिछले करे डिस्पर्जन फोर्सेस। सो हम बोलते हैं कि दे आर स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है? अब जो आयनिक फोर्सेस हमने पिछले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड्स करे थे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन करे थे, वो क्या थे? बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स। वो उससे ये वीक है क्योंकि उसमें परमानेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें पार्शियल चार्ज है, इसमें क्लोरीन के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, पार्शियल चार्ज आ रहा है, इसलिए ये वीक होंगे। ओके, सो वी कैन ऑल्सो पुट अ पॉइंट कि दे आर वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है? अब इसमें जो एनर्जी है, क्या बुलाया था हमने? इंटरैक्शन एनर्जी। इंटरैक्शन एनर्जी दो डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए होती है। सो हम बोलते हैं कि इंटरैक्शन एनर्जी फॉर किसके लिए? स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स या स्टेशनरी एटम्स। स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? सॉलिड्स के, क्योंकि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं ना करते हैं। तो जो इंटरैक्शन एनर्जी स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स की होती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। एंड फॉर मोबाइल मॉलिक्यूल्स या मूविंग मॉलिक्यूल्स, it is proportional to 1/r⁶। ठीक है? क्लियर हो गया? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस डिस्पर्जन फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से वीक। ठीक है? थर्ड जो है दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। द थर्ड टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which we are going to do, that is dipole induced dipole। हेडिंग से हमें क्या समझ आ रहा है कि एक में डाइपोल मोमेंट है और दूसरे में डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन पोलर ठीक है? बिटवीन एनी पोलर एंड अनदर नॉन पोलर, उसके बीच में ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एग्जिस्ट करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सपोज हमारे पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है आयोडीन और अट्रैक्शन। ओके, सो लेट्स रिपीट इट वंस अगेन कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? इट इज बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। तो आयोडीन अगर उसमें हम क्या ले रहे हैं? नॉन पोलर, तो उसके साथ जब भी एक पोलर मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आएगा दैट इज गोइंग टू बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। सो लेट्स फिगरेटिवली एक्सप्लेन करते हैं उसे कि हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, इस पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल है। Let's say this is slight negative charge, this is slight positive charge। ठीक है? So दो पोल्स आ गए इसमें, this is pole A, this is pole B। हम बोल रहे हैं this is what is this? Which has a permanent dipole, or we can say that दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है? अब क्या होगा कि जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है
वो इसकी रेंज में आ जाता है, तो ये क्या करेगा, इसके क्लाउड को पोलराइज कर देगा या इसके क्लाउड को डिस्पर्स कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास अब क्या आ जाएगा, इसकी शेप तो चेंज नहीं होगी, स्लाइड नेगेटिव एंड स्लाइड पॉजिटिव, इसकी शेप चेंज नहीं होगी, पर दूसरे वाले में चार्जेस थोड़े से इंड्यूस हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसकी जो शेप है, इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गया, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर जबरदस्ती चार्ज दे रहा है। इंड्यूस का मतलब होता है जबरदस्ती चार्ज देना, तो ये उसके ऊपर जबरदस्ती चार्ज दे रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को मूव कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, जिसे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट बुलाते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को हमने क्या बोला, दे आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट, वैन डेर वाल्स। और इंटरएक्शन एनर्जी इसमें कितनी होगी, दैट इज अगेन इक्वल टू 1/r⁶। ठीक है, एंड कलेक्टिवली क्यूमुलेटिवली all three forces of attraction, they are known as van der Waals forces. The fourth kind of force of attraction we have already discussed पिछले वाले चैप्टर में, which is known as hydrogen bond. Hydrogen bond. क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? It is the bond between, पिछले चैप्टर में हमने किया था, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बिटवीन HF, सेम फ्लोरीन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, सो ये फ्लोरीन जो है, इसकी अट्रैक्शन नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ हो जाएगी, राइट, और उसी तरह से इस फ्लोरीन की नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स where highly electronegative element and hydrogen दोनों इन्वॉल्व हैं, तो इसे हम क्या बुलाते हैं, these are known as hydrogen bonds। और डिटेल में हमने इसको इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, ये सारे बॉन्ड्स हम पिछले वाले चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके।